हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर बना रहे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी का कुछ टॉपिक लेके आया हूं जो कि भूगोल का है। तो इसमें जो है ना जितने भी लाइन लिए गए हैं वो सारे सारे के सारे एनसीईआरटी से हैं, एनसीईआरटी में लिखे गए हैं। मैं सारा का सारा लाइन एनसीईआरटी से ही उठाया हूँ, एक भी इधर उधर से नहीं, अपने मन से एक भी नहीं सेट किया हूँ। सारा का सारा एनसीईआरटी से लिया गया है और एनसीईआरटी से ही ज़्यादातर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा कि हाँ, वाकई में एनसीईआरटी से ही उठाए जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अक्षांश जो है ये 0 डिग्री लाइन है, ये वाला भूमध्य रेखा है। उसके नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा और उसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखाएँ हैं। ये सारे के सारे लाइन जो दिख रहे हैं ये सभी के सभी अक्षांश रेखाएँ हैं। ये सभी के सभी क्या हैं? अक्षांश रेखाएँ हैं। और ये वाला जो लाइन दिख रहा है ये सभी के सभी देशांतर रेखाएँ हैं। तो चलिए ये छोटी सी जानकारी थी जो हम आप लोगों को दे दिए। तो भूगोल हम लोग शुरू कर रहे हैं तो ये पता होना ज़रूरी है, देशांतर रेखाएँ और अक्षांश रेखाएँ। तो चलिए फटाफट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। भूगोल के अनुसार दिशाएँ, देखिए भूगोल के अनुसार दिशाएँ पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग कि ये हमारा उत्तर है, ये दक्षिण है, ये इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। और उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब कहलाता है। जैसे आप ग्लोब पे देखेंगे, थोड़ा देर में मैं बताने का कोशिश करूँगा और समझाने का भी कोशिश करूँगा। और दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूरब कहलाता है, ये देख सकते हैं। और दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम कहलाता है और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम कहलाता है। ये थे भूगोल के अनुसार जो है ये दिशाएं था जो हम आप लोगों को बताए। और ये दिशाएं जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आगे स्लाइड में आप लोगों को बताने और समझाने का कोशिश करूँगा कि ये दिशाएं क्यों ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों ने दिशाएं देख ली, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये क्या हो गया? उत्तर पूरब। ये हो गया दक्षिण पश्चिम, ये हो गया दक्षिण उत्तर पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम, ये हो गया उत्तर पूरब और ये हो गया दक्षिण पूरब। तो चलिए हम लोग फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की स्लाइड में इस दिशा का क्या महत्वपूर्ण है, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, दिशाएं क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट। तो मैं बता देता हूँ कि ये स्लाइड तो खाली नहीं है, अगले स्लाइड में दिशाएं के बारे में हमको और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो है एनसीईआरटी में जो कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है उस चीज़ों को देखिए। भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। जैसे कि आप लोगों को मैं अभी बताया इस स्लाइड में, पीछे वाला स्लाइड में, कि ये वाला जो है ये वाला अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी तुरंत जस्ट मैं चर्चा किया हूँ इस चीज़ों पे कि ये वाला जो है अक्षांश रेखाएं हैं और ये वाला, थोड़ा सा मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, और ये वाला जो है ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये वाला जो है ये देशांतर रेखाएं हैं। तो चलिए हम लोग फिर से उस स्लाइड पे चलते हैं। तो क्या लिखा हुआ? भौगोलिक दृष्टि से भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो मैंने अभी बता दिया अक्षांश क्या है और देशांतर रेखाएं क्या है। तो चलिए फटाफट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं।
देखिए इसमें थोड़ा सा मैं दिशाओं के बारे में डिस्कस कर देता हूँ कि दिशाएं क्यों ज़रूरी है। देखिए इसमें जो है, मान लिया जाए कि ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा ग्लोब है। तो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो भारत कहाँ पर है? भारत यहाँ पर है, भारत इस वाला भाग में है। तो अगर कहा जाए कि ग्लोब में भारत कहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा? ये वाला दिशा कौन सा है? उत्तर पूरब। तो क्या हो जाएगा? भारत, अगर बोला जाए ग्लोब में भारत कहाँ पर है, तो उत्तर पूरब में है, उत्तर पूरब में स्थित है। तो इन सब चीज़ों के लिए ही दिशाएं जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से भारत में ही अगर बिहार को लिया जाए कि भारत में बिहार कहाँ पर है, तो बिहार भी उत्तर पूरब में ही है। अगर भारत के नक्शे को आप देखिएगा और उसमें बिहार को देखिएगा तो वो भी उत्तर पूरब में ही नज़र आएगा। तो इसीलिए ये सब दिशाएं ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे बात समझ में आए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख सकते हैं अगला जो मेरा है वो क्या हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आगे एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है। और भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है और भारत का दक्षिणी बिंदु जो है, भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। और भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है। भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है और भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भारत का पूर्वी बिंदु, आगे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वह भारत का पूर्वी बिंदु है। पूर्वी बिंदु किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश के आंजो जिला में स्थित है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है सबसे, वो किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश के आंजो जिला में स्थित है। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? आगे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो कि गुजरात के कच्छ जिला में छोटा सा गांव में है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि भारत का पश्चिमी बिंदु जो है वह गुहार मोती गुजरात के कच्छ जिला में स्थित एक छोटा सा गांव में है। आप लोग देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आगे जो है एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो यह है कि भारत का पश्चिमी बिंदु, तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वह गुहार मोती है जो गुजरात के कच्छ जिला में एक छोटा सा गांव में स्थित है। इसका कहने का मतलब यह है गुजरात का कच्छ जिला में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है गुहार मोती। भारत का पश्चिमी बिंदु वही है। तो गुहार मोती, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें गुहार ये वाला होगा, गुहार मोती। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे एनसीईआरटी में और क्या क्या लिखे हुए हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई है। और ये सारे चीज़ पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। आप लोग बीपीएससी से लेकर कोई भी सिपाही के एग्ज़ाम तक को क्वेश्चन को देखिएगा तो ये सारे चीज़ आपको मिलेंगे और सारे चीज़ पूछे गए हैं। तो ये सारे चीज़ एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि एनसीईआरटी से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट जो हमारा है वह है भारत को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा। ये भी जो है एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट बहुत बार एग्जामिनर ने इसको पूछा है, एग्जाम में इसको पूछा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और हमारा आज का अगला पॉइंट जो है वह यह है कि भारत को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा।
देख सकते हैं वह कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो है भारत को दो समान भागों में बांट देती है। और इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, सिपाही के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी अमूमन पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि भारत को दो समान भागों में बांटने वाली रेखा, तो क्या हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो आगे देख सकते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं इस चीज़ को, उत्तर और दक्षिण अक्षांशों में अंतर। उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है, और पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में भी लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। ये चीज़ भी हम लोग देखेंगे आगे, शायद पॉइंट में लिखा हो ये चीज़ भी। तो उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में 30 डिग्री का अंतर होता है, पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में भी 30 डिग्री का ही अंतर होता है लगभग। तो इसमें देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें दी गई थी जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। उत्तरी छोर का अक्षांश 37 डिग्री 6, उत्तरी छोर का अक्षांश जो है वो 37 डिग्री 6 है। दक्षिणी छोर का अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तरी है। और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भाग हुआ करता था, लेकिन 2004 के बाद से जो है वो जलमग्न हो चुका है। इंदिरा पॉइंट जो है वो जलमग्न हो चुका है। तो ये देख सकते हैं दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4, और पूर्वी छोर का देशांतर जो है 97 डिग्री 25, और पश्चिमी छोर का देशांतर जो है 68 डिग्री 7। आप लोग देख सकते हैं ये सारे चीज़ मैं एनसीईआरटी से ही उठा के लाया हूँ आप लोगों के लिए। ये नहीं कि मैं अपने मन से बनाया हूँ इन सब चीज़ों को, ये सारे चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो चलिए हम लोग अब आगे की ओर देखते हैं। अगला पॉइंट जो हमारा है, अगला पॉइंट है, अगला जो है वो देख सकते हैं आप लोग, भारत का देशांतरीय स्थिति जो है। तो अगला पॉइंट क्या है, भारत का देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 से 7 पूर्व से, यहाँ सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, 97 होगा, यहाँ क्या होगा 97 होगा, 57 लिखा गया है, डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर 57 के जगह पर क्या होगा 97 डिग्री होगा। तो क्या है, भारत का देशांतरीय स्थिति 68 डिग्री 7 पूर्व से 57 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। तो ये आप लोग देख लिए, देशांतर और अक्षांश हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। तो चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या है, अगला पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो क्या है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला जो एनसीईआरटी में है, देखिए ये चीज़ हम अभी हमने आप लोगों को बताया है कि पूर्व से पश्चिम के देशांतर में अंतर, तो ये भी 30 डिग्री का लगभग है, लगभग 30 डिग्री का ये भी है, और लगभग उत्तर से दक्षिण में भी जो था वो भी लगभग 30 डिग्री का अंतर था, और लगभग 30 डिग्री का ही इसमें ही अंतर है, इसमें भी अंतर है। ये भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताया अभी पीछे कि पूर्व से पश्चिम के देशांतर में लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो हमारा अगला पॉइंट ये है, अगला चीज़ें ये है, ज़मीन का वह त्रिभुजाकार हिस्सा, ज़मीन का वह त्रिभुजाकार हिस्सा जो कि समुद्र में बहुत दूर तक चला गया उसे अंतरिक्ष कहते हैं। जैसे कि भारत का ये नीचे वाला हिस्सा, इसे भारत है हमारा, इस तरह है हमारा प्यारा भारत। ये मुझे थोड़ा सा जो है मैप बनाने नहीं आता अच्छा से, तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, यहाँ नीचे जो है यहाँ पर कन्याकुमारी है, और यहाँ से हम लोग जानते हैं एडम ब्रिज, या एडम ब्रिज जो है वो शुरू हो जाता है। तो यही जो है इसी को क्या बोला जाता है, समुद्र, क्या लिखा हुआ, ज़मीन का वह त्रिभुजाकार हिस्सा होता है जो समुद्र में बहुत दूर तक चला गया हो उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, हम लोग समझ गए अंतरिक्ष किसे कहते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, भारत का दक्षिणी अंतरिक्ष, अभी हमने आप लोगों को बताया कि ये जो है अंतरिक्ष किसे कहते हैं, इस चीज़ों को अभी हम डिस्कस किए हैं। और वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है
कि भारत का दक्षिणी अंतरीप कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी अंतरीप है। आप लोग जानते हैं कि ये वाला भाग जो है भारत का, ये वाला यहाँ कन्याकुमारी कहलाता है, इसीलिए कुमारी अंतरीप भी इसे कहते हैं या फिर कन्याकुमारी अंतरीप भी। सॉरी, यहाँ पर अंतरिक्ष टाइप हो गया है, यहाँ पर अंतरीप होगा, अंतरीप होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में, तो आप लोग क्या समझेंगे, अंतरीप। तो यही चीज़ें हैं। अगर पूछ दिया जाए कभी कि भारत का दक्षिणी अंतरीप, तो क्या हो जाएगा, कुमारी अंतरीप या फिर कन्याकुमारी अंतरीप, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में रहेंगे तो आप लोग टिक करेंगे उसको। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? आगे लिखा हुआ है भारत का उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर। भारत का जो है वह उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे, ये वाला भाग जो होता है ये कितना है, 3214 किलोमीटर है। तो चलिए हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर दूरी 2933 किलोमीटर। तो इसकी इधर से इधर के बारे में बात कर रहा है, ये 2933 किलोमीटर है। तो इस सब सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे गए भी हैं। तो देखिए ये सभी एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं और ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठाए जाते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी करवाने का मेरा मकसद यही है कि आप लोग देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से उठाते हैं। एनसीईआरटी से उठा रहे हैं सारा का सारा क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी की दूरी 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर दूरी 2933 किलोमीटर होता है। चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। अगला जो है, अगला टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। भारत का मुख्य भूभाग का समुद्र तटीय सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार। आप लोग कभी किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर देखिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि भारत का मुख्य भूमि का समुद्र तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी होती है। इस तरह से क्वेश्चन आता है और बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आप लोग कभी भी किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर आप उठा के देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये अधिक से अधिक बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्या है, भारत का मुख्य भूमि का समुद्र तटीय सीमा रेखा की लंबाई जो है वह 6100 किलोमीटर है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आगे ये लिखा हुआ है भारत की स्थिति सीमा रेखा की लंबाई वो 15,200 किलोमीटर होती है। ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन, ये सारे चीज़ करवाने का एक ही मकसद है कि ये सारे चीज़ एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। एनसीईआरटी के लिहाजे से ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, इसीलिए मैं ये सारे चीज़ों को लेकर आया हूँ। भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई जो है वह 15,200 किलोमीटर है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट ये है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। ये तो सभी को पता है। तो चलिए हम लोग फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत विश्व के स्थल भूभाग का मात्र 2.5% है। भारत विश्व के स्थल भूभाग का, देखिए यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, कितना टाइपिंग मिस्टेक करता है। ये देखिए यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ भूभाग का मात्र होगा, मंत्र लिखा गया है, मात्र होगा। सब खैर छोड़िए इन सब चीज़ों को, ये सब टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि कंटेंट क्या है। भारत विश्व के स्थल भूभाग का मात्र 2.5% है। ये चीज़ें भी कई बार पूछे जाते हैं। और इस देखिए एनसीईआरटी में तो इसका एक चार्ट भी दे रखा है, इसलिए लिहाजे से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में इसका चार्ट भी दे रखा है। विश्व के 7 बड़े देश का क्षेत्रफल देख सकते हैं। सबसे ऊपर रूस है, उसके बाद कनाडा है। रूस का कितना है, 170.7 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। कनाडा का 99.7, संयुक्त राज्य अमेरिका का 98.0, चीन का 95.9, ब्राज़ील का 85.4,
ऑस्ट्रेलिया का 76.8, भारत का 32.8। इसका एक चार्ट भी दिया हुआ है, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया हुआ है और प्रतिशत में जो है ये है। भारत का अगर पूछ दे कि वर्ग किलोमीटर कितना है तो 32.8, और अगर भारत विश्व के स्थल भूभाग का मात्र जो है वो 2% है। प्रतिशत में पूछे तो 2.5 हो जाएगा भारत का, और वर्ग किलोमीटर में पूछे तो वो जो है वर्ग किलोमीटर में 32.8 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। विश्व के 7 बड़े देशों का ये क्षेत्रफल दिया हुआ है वर्ग किलोमीटर में। ये भी चार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो मैं इस चार्ट को जो है आप लोगों के बीच उठा के लाया हूँ वहीं से, एनसीईआरटी से ही। कोई भी चीज़ हमने अपने से नहीं बनाया, सारे के सारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वही चीज़ों को मैं उठा के यहाँ लाया हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं एनसीईआरटी में और क्या चीज़ें दी हुई है। तो देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो यह है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय, मौसम और तापमान तीनों पे पड़ता है। इस भारत का जो है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव तापमान, समय और मौसम पे पड़ता है। इस चीज़ों को लाने का एक ही मकसद है कि ये चीज़ इस बार के जो है बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव किन किन चीज़ों पर पड़ता है। इस तरह का ही क्वेश्चन था कुछ, तो इसीलिए मैं इस सब चीज़ों को लेकर आया हूँ और ये एनसीईआरटी में लिखा भी गया है। तो जो भी विद्यार्थी हैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि इस बार का जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से पता चलता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए गए थे। हम लोग नहीं बोल सकते हैं, आयोग को हम लोग जो है कुछ नहीं बोल सकते हैं कि वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और इस बार पूछा भी था कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का प्रभाव किन किन चीज़ों पर पड़ता है, और ऑप्शन भी थे। इसी तरह उसमें तापमान, समय और मौसम भी था। तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस कारण से हम लोग तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर आगे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वह है, बढ़ते अक्षांश के अनुसार तापमान घटता है। अगर मौसम, समय और तापमान पूछे जा सकते हैं तो ये भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसके वजह से ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि ये भी पूछे जा सकते हैं। बढ़ते अक्षांश के अनुसार तापमान घटता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बढ़ते अक्षांश के अनुसार तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटता है, बढ़ता है, सामान्य रहता है। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में। इसीलिए मैंने ये भी टॉपिक करा दिया आप लोगों को। आप लोग याद रखेंगे कि बढ़ते अक्षांश के अनुसार तापमान घटता है। तो चलिए फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है हमारे एनसीईआरटी में, जो आगे लिखा हुआ है वह ये है, विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, बढ़ते अक्षांश के साथ किरणें तिरछी होती जाती है। विषुवत रेखा का अधिकतम गर्म और ध्रुव न्यूनतम गर्म होता है। विषुवत रेखा अधिकतम गर्म और ध्रुव न्यूनतम गर्म होता है, यानी कि विषुवत रेखा पर गर्मी अधिकतम होती है और ध्रुव जो है वह न्यूनतम गर्म होता है। दोनों ध्रुव जो है वो न्यूनतम गर्म होता है। ये भी चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो चलिए फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे जो है ये चीज़ें देखिए, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। सही बात है, और ये चीज़ें भी कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी, तो उसमें लिखा रहता है मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि। दोनों में से कोई एक ही अब आपके ऑप्शन में रहेंगे, या तो पाक जल संधि रहेंगे या मन्नार की खाड़ी रहेंगे। तो चलिए फटाफट आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए कर्क रेखा, अब यहाँ पर ये एनसीईआरटी का ही है, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसका चार्ट भी लाया हूँ उठा के आप लोगों के लिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो देख सकते हैं किस किस राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात से, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि हैं
गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। ये आप लोग याद रखेंगे। और ये पूछे जाते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम है। और इसमें इस तरह भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। उनमें से आपको ये 3 दे देंगे ऑप्शन में, और एक कोई दूसरा राज्य दे देगा, बिहारी जैसे मान लीजिए आप दे देगा, तो आपको टिक करना होगा कि किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। ये फिर ऐसे भी दे सकता है कि 3 अलग राज्य दे दे और एक दे दे इसमें से कोई जिसमें से होकर गुजरती है, और पूछे भारत और पूछे कि कर्क रेखा किन राज्य से होकर गुजरती है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कई बार बनाए गए हैं। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगला पॉइंट जो है एनसीईआरटी का वो ये है कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से, अगला जो टॉपिक है वो ये है कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक या मान्योत्तर माना जाता है। 82 डिग्री 30 यानी कि 82.5 डिग्री जो है वह भारत का मानक समय रेखा या फिर मानक यामनोत्तर माना जाता है, जो बोल सकते हैं आप इसको। तो ये भी चीज़ें कई बार पूछे जाते हैं। चलिए फटाक से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे एनसीईआरटी में। ये सारी चीज़ें लिखी हुई है लाइन बाई लाइन। अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो सारे के सारी चीज़ें मिलेंगे। पाकिस्तान को भारत से रेड फिलिप रेखा अलग करती है। पाकिस्तान और भारत को जो है अलग करने वाली रेखा कौन सा है? रेड फिलिप रेखा है। ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान और भारत को अलग करने वाली रेखा तो रेड फिलिप रेखा हो जाएगी। तो चलिए हम लोग फटाक से आगे, जैसे कि श्रीलंका और भारत को मन्नार की खाड़ी अलग करती है, उसी तरह पाकिस्तान और भारत को रेड फिलिप रेखा अलग करती है। तो अगला जो है भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैकमोहन लाइन कहलाती है। अभी हमने बात कर ही रहा था कि जिस तरह की भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी अलग करती है, भारत और पाकिस्तान को रेड फिलिप रेखा अलग करती है, उसी तरह भारत और चीन को जो है मैकमोहन लाइन जो है वह अलग करती है। तो चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखेंगे। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मैकमोहन लाइन कहलाती है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है। आगे जो हमारे एनसीईआरटी का लाइन जो लिखा गया है वो क्या है? भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु किवीथू अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। तो ये भी चीज़ें कई बार पूछी जाती है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात तथा पूर्वी बिंदु की किवीथू अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितना समय का अंतर होता है? ये पूछे जाएंगे तो लगभग कितना समय का अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। तो क्या है? भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। ये भी कई बार पूछे जाते हैं कि भारत में मानक समय रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर 82.5 डिग्री मानक समय रेखा जो है वो गुजरती है। तो चलिए फटाफट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 1 या 2 टॉपिक और होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। अगला जो है भारत का एकमात्र जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा रेखा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। इसमें जो है पूछा जाता है भारत का वह कौन सा जिला है जो कि भारत के 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाती है। तो वह कौन सा है? वह कौन सा जिला है? सोनभद्र है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र। वह जो है भारत के 4 राज्यों से अपना सीमा रेखा स्पर्श करती है। तो ये चीज़ें को भी आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। और आज का ये शायद आखिरी टॉपिक होने वाला है। भारतीय मानक सीमा रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से गुजरती है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो किन किन राज्यों से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। भारत के मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह राज्य हैं
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। तो आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो चलिए आज का हम लोग का सेशन यहीं ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को ये सारे टॉपिक अच्छे लगे हो तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को और अगला सेशन चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जल्द ही मैं ज्योग्राफी का जो है अगला सेशन भी लेके आऊँगा बहुत जल्द। तो तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लोग जो है मनोबल को बढ़ाने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो पे कमेंट करेंगे और हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे। और ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ला सकूं कि एनसीईआरटी और सारे एनसीईआरटी का मैं पूरा करवाने वाला हूं, वो चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जो भी चीज़ें हो, और एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वही सारी चीज़ों को मैं लेकर आऊँगा और आप लोग को बताऊँगा और एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाते हैं। तो आप लोग और हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे, सारे कुछ करेंगे हम लोग एक एक करके। तो चलिए तब तक के लिए बाय, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।